बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल एक्सरसाइज पे। आज हम बात करेंगे ये एक्सरसाइज कौन सी होती हैं, किस कंडीशन में की जाती हैं, किस तरह की कंडीशन आपको पता है कि उस हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ सेहत के हवाले हम इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है। आजकल जिस तरह वायरल डिजीज़ बहुत सारी हो रही हैं, उसके साथ साथ डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छी और हेल्दी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ अपने बच्चों की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सर, क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? बस एज यूजुअल एक्सरसाइज प्रोग्राम, पेशेंट को खुद अपनी ज़रूरत जैसे सही है, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, कंडीशनल एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना ये क्या है। देखिए, एक वर्ड्स एक न्यू बट यू कैन से कि इट्स इंसाइक्लोपीडिया वर्ड। मतलब ये एक ऐसा लफ्ज़ है कंडीशन कि जिसमें हर चीज़ मर्ज हो जाती है। लाइक कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज अपना प्लान करना है कि मैंने एक्सरसाइज करने मेरे में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको जो ट्रेनर बोला जाएगा आपको इस कंडीशन में कार्डियो करनी पड़ेगी, आपको एलिप्टिकल करनी पड़ेगी, आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी, आपको जंपिंग जैक करनी पड़ेगी, आपको कोर वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको मतलब है कि डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम है, ये आपको दिया जाएगा, फिटनेस से रिलेटेड है। और अगर हम इससे बियॉन्ड हम अगर आ जाते हैं, हम मतलब है कि डिज़ीज़ पे, तो डिज़ीज़ में क्या होता है कि हर जो है ना हर कंडीशन में डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ होती हैं। हम इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जो कंडीशन जैसे ना इस कंडीशन में मुझे ये काम करना है। अब उसमें क्या कि हर चीज़ का डिफरेंट टूल्स हैं, मोडेलिटीज़ हैं। हाँ। और पॉप्स हम बोल सकते हैं और हम मतलब डिवाइसेस बोल सकते हैं जो हमारे इस्तेमाल में आती है। फॉर एग्जांपल के एक सर्वाइकल प्रॉब्लम है। अब सर्वाइकल प्रॉब्लम में सर्वाइकल ट्रैक्शन का बड़ा रोल हमारा होता है, या उसमें स्टिमुलेटर्स का बड़ा रोल है, मसाजेस का रोल होता है, फ्रोजन शोल्डर है, कंधा जाम हो गया है, इसकी एक्सरसाइजेस डिफरेंट हम लोग जैसे जिम एक्सरसाइज करते हैं, कंधे की मोबिलाइजेशन के हवाले से डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं लोअर बैक के हवाले से, लोअर बैक के हवाले से हमारी जैसे हिप शिप एक्सरसाइज है, मतलब मसल स्ट्रेंथिंग के लिए उसका डिफरेंट रोल है। अगर हम लेग्स की बात करते हैं, उसके लेग्स की मोबिलाइजेशन और लेग्स की मसल स्ट्रेंथिंग के डिफरेंट हमारी डिवाइसेस हैं और एक्सरसाइजेज हैं। बट इन शॉर्ट ये है कि हर कंडीशन में डिफरेंट चीज़ों का इंतखाब किया जाता है। अब जो सबसे आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे आजकल आर्थराइटिक्स है या रिमोटॉइड आर्थराइटिक्स रहता है, छोटे जोड़ों के दर्दों के हवाले से हम बात करते हैं। हाँ। अब मतलब एक ये आजकल एक कॉमन इशू है जो मतलब 20 से 40 साल की ज़्यादातर ये लेडीज़ में होता ही है, चूँकि उनकी हरकत कम होने की वजह से हर वक्त उनके जो जॉइंट्स हो पेन करते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड होने के बाद दर्द करते हैं, स्वेल हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में उनको क्या चीज़ हम करवाते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके हाथों की मूवमेंट कम होती, मूवमेंट कम होने की वजह से वो उंगलियां हाथ बंद नहीं कर सकते। अब इस कंडीशन में हम उन्हें क्या करवाते हैं, हम जो स्मॉल जॉइंट्स है इनकी मोबिलाइजेशन होती है। ये 2 कैटेगराइज बेस पे होता है, वन इज़ डिपेंडेंट, सेकेंड इंडिपेंडेंट। पहले डिपेंडेंट है, ज़ाहिर बात है उनकी हरकत नहीं है, उसके लिए क्या होता है उनका सबसे पहले सूदिंग मसाज इफेक्ट होता है। जैसे हमारे जो जोड़ हैं इसके ऊपर हमने हाथ रखने हैं, इसको हम फॉर एग्जाम्पल सर्कलिंग करते हैं, इनको रिलैक्स करने के लिए तमाम उंगलियों को हम लोग सर्कलिंग करते हैं, लाइक 0-0 हम लोग इसको वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आराम से इसको लाइक स्ट्रेच हल्का हल्का करते हैं, ये हम हल्का का स्ट्रेच करते हैं। अगर मतलब ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बेटर भी है कि वो कोई ऐसी पेन किलर ले। हाँ। और उसके बाद ये आइसिंग का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब इस मसाज के बाद हम क्या करते हैं, इनकी मसल्स की जो है ना मसल मोबिलाइजेशन और रेंज वर्कआउट हम लोग करते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल हम इनको मतलब अप डाउन करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अब चूंकि जो टॉपिक भी हमारा है ना, हाँ। वो मतलब एक जो आर्थराइटिक्स के हवाले से, रूमेटॉइड आर्थराइटिक्स के हवाले से, अगर इससे पहले मतलब एक आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक होता है या आपके मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे
इन डॉक्टर से कंसल्ट किए जाते हैं, वो मतलब जो आपकी डायग्नोज करते हैं, डिफरेंट टेस्ट पर आप बताते हैं, टेस्ट बताने के बाद फिर वो मतलब एक सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइजेज, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ एक्सरसाइजेज। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनके सम टाइम होता है, जिस तरह कार एक्सीडेंट हो गया, बाइक से हो गया, या फिर आपकी कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से आप, तो मतलब उन सूरत में भी जो है आपको एक्सरसाइज तो डॉक्टर मस्ट कहता है कि आप लाइट सी एक्सरसाइज जो है वो आपकी होनी चाहिए मसल्स के हवाले से। देखिए, हर प्रॉब्लम्स के हवाले से डिफरेंट, जैसे हर बीमारी के हवाले से डिफरेंट मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह से हर बीमारी के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम है और हर कंडीशन में डिफरेंट एक्सरसाइजेज उनको सजेस्ट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि लोअर बैक पेन है, शियाटिक पेन है, इसका पूरा एक वर्कआउट है, इसी पे सारा होता है। मतलब है कि ये जैसे मैंने बताया ना, जैसे लाइक इंसाइक्लोपीडिया, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो मर्ज हो जाती हैं। अब ऐसे कि हम बात करते हैं जैसे ओबेसिटी इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़, अगर ये मोटापा तमाम बीमारियों का की जड़ है, मेन काज है। इसी तरह से हम अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, एथलेटिक्स इज अ मदर ऑफ स्पोर्ट्स, जो एथलेटिक्स है, एथलीट, वो तमाम मतलब गेम की सरदार है। इसी तरह से हर मतलब है कि गेम्स के हवाले से, हर बीमारी के हवाले से डिफरेंट वर्किंग होती है, डिफरेंट मोबिलाइजेशन होती है, डिफरेंट स्ट्रेंथिंग वर्कआउट होता है, कोर वर्कआउट, हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब मतलब है कि अब जो बात है हमारे मतलब है कि आर्थराइटिस के हवाले से या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हवाले से, मतलब आपकी ये सारे जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन होती है। जैसे मैंने बताया, मसाज किए, इंडिविजुअल मसल्स को किया, रिस्ट को क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, कोहनी में दर्द है, इस तरह से आपने फ्लेक्स किया, एक्सटेंड किया, क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉक किया, इन शोल्डर्स पे हम आ जाते हैं, इन्वर्जन एवर्जन पोजीशन में हम करते हैं इसको, मतलब एक्सटेंड करते हैं। अगर नहीं हो आप कर सकते तो बेटर भी होता है कि हम रोप को हैंग कर देते हैं, हैंग करने के बाद इसको अप डाउन आहिस्ता स्लोली हम लोग करते हैं। वही बात है कि आपको अगर तकलीफ है, तकलीफ से पहले आपने कोई मेडिसिन आप लें या इसको आइसिंग करें। आइसिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, मतलब है कि पेन रिलीविंग के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। और इसके बाद फिर आपकी जो है मतलब है कि जब आपकी मोबिलाइजेशन हो जाती है, पहले जैसे मैंने बताया कि डिपेंडेंट आप घर के कोई भी अफराद है जिसको किसी थेरेपिस्ट ने बताया होता है कि आपने जॉइंट्स को इस तरह से करते हैं, फिर क्या होता है कि आपके जॉइंट्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी स्ट्रेंथिंग होती है। जैसे अपन एंड डिजिट्स हम लोग करते हैं इसी तरह से, वन इंडिविजुअल मतलब टच करना अपने थंब के साथ, फिर इसको ओपन किया, वाइड किया, फिर क्लोज किया आपने, तो इसी तरह से ऑल टुगेदर आपने टच किया। मतलब ये वो मूवमेंट है जो हम रोज़मर्रा हम डिफरेंट काम में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसी तरह से हमारे ये उंगलियों की ये मूवमेंट होती है। हम अब इसमें फील करेंगे, इसमें आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस आ रही है, इसमें मोबिलाइजेशन आ रही है, तो उसके बाद ये मतलब है अब आपका हाथ मतलब बंद हो गया। अच्छा, जिस तरह फालिज वगैरह हो जाता है उसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपकी एक्सरसाइज करना या कुछ भी, देखें, क्योंकि वो एक फालिज का जो हम देखते हैं जो मरीज होते हैं वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पैरालाइज हो गए। ऑब्वियसली बिल्कुल डिसेबल होते हैं, उनमें जब स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक में तो ऑब्वियसली ज़ीरो मूवमेंट होती है। बट क्या होता है कि ये 48 to 72 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आप बर वक्त आप न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं। बेसिकली इस तरह के जो इश्यूज़ होती हैं, वैसे तो ओवरऑल सब करते हैं, बट जो मेन जो स्पेशलिटी होती है वो न्यूरो फिजिशियन की होती है। आप उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं, एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद जब आप घर आते हैं, उस मतलब हॉस्पिटल में ही एक्सरसाइज उनकी स्टार्ट हो जाती है। मतलब है कि मकसद क्या होता है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, वो क्या होता है कि उसमें स्टिफनेस बढ़ने का ज़्यादा अंदेशा होता है, ख़तरा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि रिजिडिटी बढ़ जाती है, मतलब है कि बिल्कुल इंसान मफलूज होता है। एक्सरसाइज करने से क्या मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, टून अप होते हैं, मोबिलाइज होते हैं, मसल्स की रेंज ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाती है। और सिंपल सी बात है कि जब उनकी हरकत शुरू होती है वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब क्या होता है, ये एक डिप्रेशन और स्ट्रेस ऐसा इन्वॉल्व होता है कि बंदा कहते हैं मैं अब मतलब मेरी इस दुनिया से कट ऑफ हो जाऊंगा, मैं मतलब यूरिन स्टूल करना, वॉशरूम जाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बट क्या होता है, अगर उनको अच्छा थेरेपिस्ट मिल जाए, उनको इनिशियल स्टेजेस पे एक्सरसाइज उनको मिल जाए, तो मतलब मेरे पास आई हैव बीन डूइंग दिस प्रोफेशन अप्रॉक्सीमेटली 18-20 ईयर। अब इस दौरान 18 से 20 सालों में मेरा मतलब एक हर चीज़ मतलब एक एविडेंस बेस पे है। मतलब जो क्लिनिक में मेरी जो एसेसरीज हैं, जो मेरा जिम है, फिटनेस सेंटर है, उसमें हर चीज़ जो पेशेंट आता है मेंटली फिजिकली पहले उसको गाइड कर दी जाता है। फॉर एग्जांपल के पी बार है हमारे दो, एक हमारे पोल हैं, उसको बता दिया जाता है आज आप इसमें चलना आपके लिए मुश्किल है। हाँ। आप बट मंथ में आप इसके जब 20 राउंड ले लेंगे, 20 चक्कर आने जाने के, तो उसके बाद आप स्टिक पे आसानी से चल सकते हैं। उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद हम ट्रेडमिल पे लेके आते हैं, उसका स्पीड वर्क, आज वो मतलब ट्रेडमिल पे खड़ा हुआ है, उसके 1.1 उसकी स्पीड है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करता चला जाता है। इसी तरह से फिर उनकी
के जो मसल्स रेजिस्टेंस के हवाले से हर मसल्स की डिफरेंट, जैसे जिम में मशीनरी है, इसी तरह से हमारे पास भी सारी मशीनरी है, उसके मुताबिक उनको एक्सरसाइजेस बताई जाती है, करवाई जाती है। वो फिर वही बात है कि 2 कैटेगराइज बेस्ड, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मतलब है कि उन पेशेंट की जो रिकवरी सबसे जो जल्दी होती है वो हम टीम वर्क करते हैं। एक तो हमारा क्लिनिक के अंदर टीम वर्क होता है, सेकंड जो घर के जितने भी लॉयकीन हैं उनको सिखाया जाता है। मतलब उनके सिखाने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। मतलब अच्छा, मैं जाहिर सी बात है, आप डेली भी अब क्योंकि आपके लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा कि आपने वहाँ जाना, और जिस तरह घरों में जो लोग हॉस्पिटल नहीं आ सकते या आपके क्लिनिक नहीं आ सकते, जो मतलब सर्विसेज जी वो फिर इस तरह होता है ना कि जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो भी है, मतलब वजीरिस्तान से लेकर पेशावर से लेकर मतलब ऑल ऑफ द पाकिस्तान मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको हम प्रोग्राम दे देते हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी मुल्तान में डॉक्टर से ले रहे हैं, वो मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हमारे पास आते हैं, हम उनको पूरे मंथ का प्रोग्राम देते हैं कि आपने ये इस दौरान आपको कोई मसला है, आप हमारे व्हाट्सएप पे हम इस तरह से हमारे से डिस्कस करते हैं, हम आपको वो पूरा प्रोग्राम दे देंगे ताकि जब आप आएँ आगे नया सीखने के लिए आप आएँ, ना कि उसको रिपीट हम लोग करें। इस तरह से टीम वर्क से क्या होता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। अच्छा, हम लोग बुजुर्गों में ये चीज़ ज़्यादा देखते हैं ना कि उनको जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब उनके चलने फिरने में उनको बहुत मुश्किलात रहती हैं, तो फिर ऐसे इस हवाले से उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होती, उस तरीके से जो है वो काम भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या इस तरह की बेहतरीन आसान एक्सरसाइज हो सकती हैं कि वो इजीली चल फिर सकें और उनके जोड़ों का दर्द भी जो है वो कम हो सके? देखें, गोरे ने एक बड़ी अच्छी बात की, वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज़ एक्सरसाइज। देखें, आज मतलब है कि नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में एज 50-55, बहुत कम लोग जो 60 की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज कम बैक हो जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। अब वजह ये कि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस, न्यूट्रिशन और हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, जब ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपके 3 असूल होने चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, मौसमी फ्रूट सब्जियाँ, बैलेंस डाइट वो लाजमी लेनी चाहिए, और उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइजेस उनके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, हमारी रोही की रिपोर्टर हैं जी सुहिरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप सुहिरा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। अच्छा जी, और इसके साथ ही सुहिरा से हम इनकी बीट से रिलेटेड भी बात करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। नादिर मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुल्तान शहर के मौसम से आपको आगाह करते चले तो आज मुल्तान का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होने के साथ साथ जो है ठंडी यख हवाएं जो हैं वो सुबह से उसका सिलसिला जो है वो मुल्तान शहर में जारी है। ख़ास तौर पे रात के औकात में अलल सुबह जो है ठंडी यख हवाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इसके अलावा अगर शहर के दर्जा रात की बात करें तो आज मुल्तान शहर का दर्जा रात कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मुल्तान की स्टैंडिंग की बात करें तो आज मुल्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है, और इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में जो है इसी तरह सर्दी का जो है जोर पकड़ता चला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है सूरज है वो उसका जो है अपने आबोताब के साथ चमकने लगेगा। धुंध की जो है शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि धुंध का जो है 10 से 11 बजे से पहले का जो वक्फा है उस दौरान जो है धुंध की शिद्दत जो है वो बढ़ेगी, लेकिन 11 से 12 बजे क्योंकि सूरज जो है अपनी आबोताब के साथ चमकने लगे तो उस तरह धुंध की शिद्दत में भी कमी वाक़ई होगी। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों में सर्दी की जो शिद्दत है उसमें तो इजाफा होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है ठंडी यख हवाएं हैं वो भी साथ साथ चलने लगेंगी। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। दूसरी जानिब महकमा सेहत की तरफ से जो है डॉक्टर्स बार बार शहरियों को सर्दी के हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं कि मौसम जो बदल रहा है तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, तो इस तरह का मौसम जो है शहरियों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों के लिए, क्योंकि इस मौसम में जो है ठंडी हवाएं चल रही होती है तो शहरी बाहर जब भी निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे रात के औकात में और सुबह के औकात में बाहर निकले भी सही तो चेहरे को और नाक को अच्छी तरह से ढांप लें। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात का बार बार ये कहना है कि क्योंकि मुल्तान की जो फिजा है वो आलूदा तरीन होती जा रही है तो शहरी इस फिजा में जो है जब बाहर निकले तो मास्क का जो है इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि फिजा आलूदा होने से सांस की बीमारियां जैसी और दूसरी बीमारियां फैलने का भी खदशा बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया, लेकिन सर्दी की जो शिद्दत है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता चले जाएगा और दर्जा हरारत मजीद कम होता चला जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया नादिर मज़हर आपका। और इसके साथ ही जिस तरह अभी ये बता भी रहे हैं कि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बार बार यही कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह की मौसम में जो है बारिश होगी तो कहीं ना कहीं मौसम जो है वो बेहतर भी होगा और ये जो हमारे सेहत के मसाइल हैं ये भी ज़रा कम होंगे। अच्छा, सुहीरा से जानते हैं। सुहीरा, इस टाइम जो है ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ जो है वो 16 रोज़ा जो है मुहिम चलाई गई है, उसके हवाले से बताइएगा उसके क्या असरात हैं? ये जो 16 रोज़ा मुहिम चलाई गई है ये नवंबर के एंड में शुरू हुई थी और अभी तक हम देख रहे हैं कि मुल्तान में डिफरेंट जगहों पर इसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं आसमा। तो हम हमेशा ही बात करते हैं और मैं तो जब भी शो में आती हूँ हम ख़वातीन के इस इशू के ऊपर लाजमी बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बात करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि चाहे हम लोग बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आगाही लोगों को दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अभी तक ख़वातीन पर जो तशद्दुद है उसका ख़ात्मा नहीं हो सका है। अगर हम ये कहें कि वो कम हुआ है तो ऐसा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ ही रहा है। अभी आजकल जैसे आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ ने भी एक बात शुरू की हुई है कि आप सेफ़ नहीं हैं, चाहे आप कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, मैं तो समझती हूँ, या आप गली मोहल्लों में रह रहे हैं, ख़वातीन अपने घर से बाहर जो है ना वो कंफर्टेबली नहीं निकल सकती आसमा। तो हमारा माशरा जो है वो ख़वातीन के लिए महफूज आखिर क्यों नहीं है? इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं कि एक तो आपके जो अपने घर में फैमिली सिस्टम है उसमें इश्यूज़ हैं। बेटियों को समझाया जाता है कि आप घर रहें, आपने बाहर नहीं जाना, तो बेटों को क्यों नहीं समझाते हैं कि अगली जो बाहर निकलना है तो किस तरह निकलना है, आपने कैसे करना है, ख़वातीन की रिस्पेक्ट बिल्कुल रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो अभी आप देखें कि ये जो हमारे मुल्तान में भी इदारे बने हुए हैं ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए जो इदारे बने हुए हैं, वहाँ पर केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बल्कि वहाँ पर अंदरूनी ही मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अभी जैसे वॉक सेंटर की हम बात करें तो वहाँ पर चूँकि स्टाफ फ़ीमेल है, एक तो वहाँ पर स्टाफ कम है, फिर दूसरा वो भी काम उस तरह से करना नहीं चाहते हैं। एक तो उनके पास वकला की कमी है, लीगल हवाले से अगर हम देखें तो ख़वातीन को उस तरह से वहाँ पे सहूलियात नहीं मिल रही हैं। और फिर उसके बाद उसी इदारे के अंदर जो मर्द, जिसमें लोअर स्टाफ आ जाता है ना, जिसे हम कहें जो चौकीदार हैं और जो वहाँ पर हेल्पर्स मौजूद हैं, वो वहाँ आने वाली ख़वातीन को, वो ख़वातीन जो कि पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको मिसगाइड आसमा वहाँ पर किया जाता है। उन ख़वातीन को उनका इस्तेहसाल किया जाता है। फिर आप अपने इदारे के अंदर बैठकर किस तरह से बात कर सकते हैं कि आप ख़वातीन पर तशद्दुद का ख़ात्मा कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो हम केसेस देख रहे हैं वो यही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। अब तो वैसे ही जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, इसकी वजह से आपकी वैसी कैफियत जो है ना एक हर बंदे की चिड़चिड़ी, और कि जी आगे जो भी आए ना बस वायलेंट हो जाना है। हम बाहर जब भी निकलते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं। तो चाहे वो वर्किंग प्लेस है, चाहे वो जो है हमारे तालीमी इदारे हैं, चाहे हमारे घर हैं, तो ख़वातीन पर तशद्दुद का ख़ात्मा नहीं हो सका है। मैं ख़ुद भी जहाँ कवरेज के लिए जिन इवेंट्स पे गई हूँ, उन्होंने वहाँ पर फ़िज़िकली जो एक्ट्स थे वो ज़्यादातर बेस यही कर रहे थे। उन्होंने लड़कियों को यही कहा था, इन अवेयरनेस कैंपेन्स की बात कर रही हूँ, कि आपने पोर्ट्रे करना है कि तशद्दुद क्या है और औरतों पर तशद्दुद किस तरह से हो रहा है। तो वहाँ पर जो यंग लड़कियाँ थीं उन्होंने ज़्यादातर यही पोर्ट्रे किया है कि घर में पे हाथ उठाया जा रहा है। वो जो एक मिसाल बनी हुई है ना, गोल रोटी नहीं बनाई और खाने में नमक तेज़ हो गया है तो वो फिर मारपीट हो रही है। तो अभी जो हम इतने साल पहले जहाँ खड़े थे ना, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो इसका और फिर मेंटली टॉर्चर, उस पे लाजमी बात करनी चाहिए कि जो मेंटली टॉर्चर है ना, पहले बहुत ज़्यादा था कि फिजिकल टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाता था। अभी जो है वो मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, भी क्योंकि हमारे जिस तरह के इश्यूज चल रहे हैं उसमें ख़वातीन अदम बर्दाश्त, क्योंकि हमारे दोनों तरफ से भी मैं समझती हूँ बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हम लोग चाहे ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हजरात हैं, चाहे अब बच्चे भी हैं, ऐसे ही है, तो बर्दाश्त नहीं है किसी में भी ना। मतलब कोई भी अगर हम बात करें तो उस चीज़ को
हजम नहीं होती, मतलब फौरन से उसका रिएक्शन आ जाता है। तो उसमें हम आज तक हमें ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, आप किसी को मार सकते हैं, आप किसी को गाली गलौज कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ें हमारे यहाँ जो है ना वो ज़्यादा परवान बिल्कुल चढ़ ऐसी रही है, हैं। क्योंकि जो फिजिकल टॉर्चर है ना उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है मेंटल टॉर्चर। जब आप किसी खातून को जहनी तौर पर इतनी ज़्यादा अजियत दे देते हैं, उसको पाबंदियाँ लगा देते हैं, या वो कोई अच्छा काम करिए उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उस पर जब मर्द शक करता है, तो ये जो शक और ट्रस्ट ना होना रिश्ते में, ये एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है। और सिर्फ आसमा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इश्यूज नहीं आ रहे हैं, जो बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में देख लें कि जो हमारा कल्चर बना हुआ है, को एजुकेशन का कल्चर है, वहाँ पर भी अगर आप किसी से माहौल ऐसा हो गया अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वो फिर आपको जहनी तौर पर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। कि मैं समझती हूँ कि मर्दों से भी ज़्यादा औरत जो है ना वो ताकतवर है, क्योंकि वो ना सिर्फ बाहर अपना घर भी मैनेज कर सकती है, तो आप उसको अंडर क्यों रखना चाहते हैं? आप मतलब एक इस्लाम में जितनी हमारी जितने हकूक़ दिए गए हैं एटलीस्ट आप वो तो पूरे करें। तो इन मुहिम जो हम 16 रोज़ से देख रहे हैं कि डिफरेंट इदारों में, तालीमी इदारों में, हॉस्पिटल्स में और हर जगह पर ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के ख़िलाफ़ हमारी जो NGOs हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन वहीं पर जब हम अंदरूनी उनके मामलात देखते हैं तो वहाँ पर भी ख़वातीन महफूज नहीं हैं, ना तो वो फिज़िकली महफूज हैं और ना वो काम के लिहाज से महफूज हैं। तो जस्ट ये अवेयरनेस कैंपेन मैं समझती हूँ इनको करने का कोई एज सच फ़ायदा नहीं होता है। उससे अच्छा है कि आप ख़वातीन को हिम्मत दें, हौसला दें, और जो हमारे इदारे बने हुए हैं ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए, अच्छा ये हमारी मसाइल को हल करें। भी इन चीज़ पे हमने लास्ट में भी इस पे बड़ी बात की कि हम बात करते हैं कि औरत किस तरह महफूज रह सकती है, क्योंकि हम लोग बाहर के ममालिक में देखते हैं कि जिस तरह मिसाल देते हैं, अक्सर हम बाहर की इसीलिए मिसाल देते हैं कि बहुत से वहाँ का सिस्टम अच्छा है, सिस्टम अच्छा है तो वहाँ पर लोग भी थोड़ा खुद को सिक्योर फील करते हैं। अच्छा स्पेशली ख़वातीन कि अगर रात को वो 2 बजे भी बाहर अकेली निकली हुई है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस औरत को कोई छेड़ दे या कुछ भी इस तरह के कि वो अपने आप को गैर महफूज समझे। तो हमारे यहाँ तो दिन को सुबह दिन शाम आप महफूज ही नहीं है, तो रात की तो बात ही हम बिल्कुल ऐसी है। हम खुद भी अगर जायजा लेना कि जब हम शाम में घर जाते हैं तो सुबह जब आप घर से निकले हैं, आपने काम किया है, मर्दों में रह के काम किया है, तो आसमा इतनी सारी चीजें हुई होती हैं कि आप मेंटली तौर पर ना मेरा ख्याल है स्टेबल नहीं होते हैं। आपको काफी देर है ना इंसान में आपने यहाँ पर काम करना है, अपने घर की लुक आफ्टर भी करनी है, आपने बाहर के मामलात भी देखने हैं, अगर एक औरत पे जिम्मेदारी है तो बहुत सारी चीजें जब देख रही होती तो उसके अंदर खुद ब खुद चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं, जिसमें मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी बात हो रही थी ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से। अच्छा सुहेरा, अभी इसका जो है ये अभी आगे भी रोज़ जारी रहेगी या बस अभी इसको जो है इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी? ये दिसंबर के मिड तक ही होती है, जैसे मैंने बताया नवंबर के एंड से स्टार्ट हुई थी। तो इस बार जो इसका स्लोगन रखा था वो था मुत्तहिद हम, यानी हम ख़वातीन जो हैं वो मिलकर किस तरह से मजबूत हो सकती हैं या किस तरह से एक मजबूत माशरे की हम बुनियाद रख सकते हैं। अब मैं कॉन्वोकेशन पे गई हुई थी वुमेन यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पर गवर्नर साहब जो आए हुए थे वो भी बार बार एक ही बात कर रहे थे कि ये जो तालीम है ना ये तो बस किताबों की हद तक महदूद है। आपने डिग्री ले ली, पास आउट हो गए, किसी ने आपसे नहीं पूछना कि आपने क्या तालीम हासिल की है, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों। जो आपने चीज़ सीखनी है वो आपने अखलाकियात या इंसानियत सीखनी है। चाहे मैं समझती हूँ ख़वातीन हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही वायलेंट हो रहे हैं ख़वातीन के साथ, ख़वातीन के साथ जिस हद तक वायलेंट हो रही हैं और हो जाती हैं तो उसका तो कोई उस पर तो कोई हम इतनी ख़ास बात ही नहीं करते हैं कि एक जेंडर बाइस चीज़ हो जाएगी ना, तो उसके ऊपर भी आसमा बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैं समझती हूँ। क्योंकि जब औरत का साथ देती है, जब आप किसी और, क्योंकि कहते हैं ना कि औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है, तो क्यों इन इदारों में ख़वातीन स्टाफ को हायर किया जाता है, मर्दों को क्यों हायर नहीं किया जाता? क्योंकि ख़वातीन कंफर्टेबल होती हैं ख़वातीन के साथ वो करने में, बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनको टॉर्चर ऐसे ही किया जाता है कि वो भी उसी तरह से उनसे सवालात कर रही होती हैं कि अगर तुम्हारे साथ ये हुआ है, ज़्यादती हुई है या कुछ हुआ है तो तुम ही बुरी होगी, कोई वजह होगी।
तो ये भी तो एक उसी की कंडीशन है ना, हाँ वायलेंट बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप अगली का किसी का साथ नहीं देंगे या उसकी बात नहीं सुनेंगे या उसके केस को नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन आएगा, गुस्से की सूरत में भी आ सकता है, किसी और तरीके से भी आ सकता है। तो ये तमाम चीजें अब 16 रोज की अवेयरनेस कैंपेन एक बहुत बड़ी कैंपेन है। अक्सर लोग तो इसको ये भी समझते हैं कि ये NGOs ने एक वो अपना पकड़ा हुआ है और बाहर से जैसे फंडिंग आ रही होती है, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझती हूँ उनका मकसद कहीं ना कहीं तो अच्छा है। अगर वो 4 औरतों को भी बिठा के अवेयरनेस दे देंगी तो वो 4 औरतें आगे जाकर भी तो अवेयरनेस दे सकती हैं ना। कहते हैं ना एक आप लाजमी ये है कि आपके जो हिस्से की जिम्मेदारी है या कहीं बुरा हो रहा है तो वहाँ आप उसके जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। बिल्कुल अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये आप खुद बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी। तो इस हवाले से भी बात मजीद भी बात करते हैं। सर जिस तरह हम एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो बुजुर्गों के हवाले से बात हो रही थी कि बुजुर्ग जो हैं वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं लाजमी जो अपने जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके हवाले से करता हूँ कि जैसे वो 60 के बाद जो रिटायर्ड होते हैं ना, रिटायर्ड होने के बाद उनको घर नहीं बैठना, मतलब अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी रखें। होता ही है कि मैं इतने अरसे से मैं ये इस प्रोफेशन में हूँ, मैं देखता ही हूँ कि जो पहले फॉर एग्जांपल एक बैंकर है या एक पुलिस ऑफिसर है या एक लॉयर है या एक टीचर है, मतलब उसकी बड़ी टाइट स्केड्यूल उसका है। रिटायरमेंट के बाद अच्छा बस ठीक है, अल्लाह रसूल का ठीक है वो लें, बट नमाज़ पढ़ने के लिए तो आपकी फ़िटनेस होनी चाहिए। 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके असाब, आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी आप प्रेयर कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते तब कर सकते हैं। अब जो चीज़ है उनके लिए एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। एक तो सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए, किन कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए। अगर से उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसी को कहा है कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। ये दोनों खामोश कातिल हैं, ना इसका बढ़ने का पता चलता ना कम होने का पता चलता है। और सबसे पहले तो प्योरिटी क्या होनी चाहिए, उनकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, मतलब है कि चिकनाई वाली चीज़ें, नमक मिर्चों वाली चीज़ें और ऑयली चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नमक वाले मिर्चों वाली चीज़ स्टोमिक अपसेट होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। मीठा ज़्यादा खाएंगे तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। इसी तरह से चिकनाई वाली चीज़ें खाने कार्डिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कहा होता है ना कि 40 साल तक इंसान ग़िज़ा को खाता है और 40 के बाद ग़िज़ा जो है इंसान को खाती है, इसी वजूहात की बिना पे। अब उनका स्केड्यूल क्या है कि एक तो बैलेंस डाइट का, मतलब कोशिश करेंगे ज़्यादातर वेजिटेरियन बन जाएं या फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, या खाना है तो स्टीम की सूरत में वो अपनी डाइट में वो चीज़ें रखेंगे। अगर मतलब ऑयली चीज़ें थोड़ा मतलब जस्ट फॉर टेस्ट, मतलब पेट ही भरना है ना, तो थोड़ा इस्तेमाल करें। उसके बाद कोशिश करें कि जैसे 1 घंटे की एक्सरसाइज जो है ना, सुबह एक्सरसाइज 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को दें, या किसी पार्क में चले जाएं या किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, वहीं आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लें। या ऐसे पेशेंट जो मतलब बेड हिडन हैं, जिनकी मतलब है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, उनको अपना पहले पोस्चर मेंटेन करें। जैसे आर्थराइटिक्स के हवाले से है या रूमेटॉइड आर्थराइटिक्स है, छोटे जोड़ों का दर्द है, उनको क्या करें, अंडर द नी पहले तो वो तकिया रखें ताकि उनका सारा स्पाइन पे और घुटनों पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि जब वो नीचे नहीं रखते तो उनकी इन्फ्लेम हो जाती है, स्वेल हो जाता है, स्वेल के साथ फिर उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसके बाद क्या करना है, अपना एक तो घुटने के नीचे आपने तकिया रखना है, अपना बेड जो है वो पहले प्रॉपर होना चाहिए। मतलब वो होता क्या है कि शुरू में फॉर्म अच्छी होती है, उसके बाद कुछ ऐसा वो बिल्कुल प्रेस हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, हेड अप होता है और लेग्स अप होते हैं, सारा उनके स्पाइन पे प्रेशर होता है, हर वक्त कमर की तकलीफ़ के मरीज़ बन जाते हैं। एक घुटने के नीचे रखें, दूसरा अपना जो है ना कोशिश करें जब सोएं तो सर जो है ना बेली से ऊपर होना चाहिए, मतलब इस तरह से उनका पोस्चर होना चाहिए। उसके बाद अगर उन्हें ऐसे बहुत सारी मतलब बॉडी की तकलीफ़ है तो उनको सिंपल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जैसे दोनों पंजों को नीचे करें, ये पूरी टांग की है, मतलब एक कूल्हे से लेके पाँव की उंगली तक नीचे फुल प्रेस किया आपने 10 सेकंड, मतलब करना उन्होंने योगा का टाइप, मतलब होल्डिंग है 10 सेकंड बेशक नीचे करें या 20 सेकंड करें, 10-20 सेकंड ऊपर करेंगे, मतलब 20 टाइम लाजमी करें। इसके बाद उसको आराम से, अक्सर हमारे बुजुर्ग होते सोते होते पाँव को मूव करते रहते, मूव का मकसद क्या होता है, जो कूल्हे के जो जोड़ है ना उनकी ये अच्छी हरकत आए। उसके बाद शेकिंग होती है, शेकिंग से वाइब्रेशन होती है, वह के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। फिर घुटनों को नीचे जो तकिया है उस प्रेस करें और हील को स्ट्रेच कर एड़ी को खींचें, इससे क्या उनके मसल्स में ताकत आएगी, मसल्स मजबूत होंगे, चलना उनके लिए आसान होगी। इसी तरह से 20 दफ़ा लेटे कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि ये दोनों टांगों को इकट्ठा कर लें, आराम से दोनों हाथों से घुटने को पकड़ के कंधे की तरफ ले जाएं, फिर दूसरे हाथों से पकड़ के कंधे तक लेके जाएं।
अब ये मतलब है कि उनके लोअर लिम्स की होगी, अब उनके है अपर लिम्स के हवाले से। लेटे लेटे आराम से हाथों को उल्टा करें, सीधा करें। इससे कि अक्सर जो लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है, कंधा उनका जाम होता है, ये मतलब है कि बॉल एंड सॉकेट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि इसको रोटेट सर्दियों करें। में ज़्यादा तकलीफ होती है ना, सर्दियों में आपके जोड़ों के मसाइल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उनमें अपने आप को इस तरीके से हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ जो है वो अपने आप को सेट रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये मतलब लेटे लेटे भी उनकी की जैसे इस तरह से हाथों को उल्टा करें, सीधा करें, उल्टा करें, सीधा, ये 20 टाइम करें। हाथों को बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। अब इसी तरह से लेटे पड़े, दोनों हाथ कंधे तक लेके जाएं, फिर नीचे लेके जाएं, कंधे तक आराम से, फिर इस तरह से ऊपर के, ताकि इनका मतलब बॉडी के जितने अज़ा हैं वो मतलब हरकत में रहने चाहिए। हाथ को खोलने लगे क्लैप की सूरत में, फिर फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल ऊपर लेके जाएं, फुल नीचे लेके जाएं। इससे क्या है कि इनके जॉइंट्स एक्टिवेट होते रहेंगे, टून अप होते रहेंगे, मोबिलाइज होते रहेंगे, रिजिडिटी खत्म होगी, पेन खत्म होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बैठे हैं, अब मतलब लेग ड्रॉप करके बैठे हैं, आराम से स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। मतलब ये पहले मोरे से लेकर नीचे कॉक्सिक तक तमाम जितने भी वर्टिब्रास हैं स्ट्रेच करेंगे तो मसल स्ट्रेच होंगे आपकी। स्ट्रेच से आपकी जो स्वेलिंग है बॉडी पे वो ख़त्म होगी, आपकी सर्कुलेशन आपकी बेहतर होगी, पेन ख़त्म होगा, तो आप कंफर्ट फिर रिलैक्स छोड़ दें। इस तरह बैठे बैठे आराम से गर्दन को नीचे करें, आराम से ऊपर। मतलब जो भी एक्सरसाइज करनी है ना, उन्होंने कोशिश करें कि वो 10 सेकंड लाजमी होल्ड करें। जल्दी नहीं करनी, जल्दी करेंगे ज्वाइंट पे प्रेशर आता है, उससे फिर उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। अच्छा, जो आजकल बहुत सारी जो है वो आपकी मशीनें भी आई हुई हैं, फिर सेकेंडली आपकी मसाज चेयर्स भी आई हुई हैं, वो कितनी बेनिफिट है? देखें, इट्स अ रिलैक्सिंग, मतलब अगर हम उसको देखें ना थेरेप्यूटिक वे में देखें तो मतलब है कि वो ऐसे जैसे एक इंसान की आदत है दबाव में दबाते रहें। हाँ। मतलब आदत वो मतलब एक एडिक्शन सी हो जाती है, बजाय आप कितना बुजुर्गों को ज्यादा दबाते रहें। हाँ जी, मतलब कितनी देर दबा सकते हाँ जी, हैं। तो आपने अगर वो दे दी, वो एडिक्शन हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आदत बन जाती है, बट मैं चाहता हूँ बजाय आप वो रखें फॉर द टाइम, मतलब आपने कभी कभार हाँ। अगर आप नहीं, मैं 15 मिनट सुबह, 20 आधा घंटा बैठना, आधा घंटा रात, वो फिर शुरू में, तो उसके बाद फिर वो चेयर को भी ऐसे जैसे कपड़े सुखाने के लिए रख लेते हैं। मैंने अक्सर जैसे ट्रेडमिल घर में रख लेते हैं, वो नहीं होती। इसी तरह आपकी ये भी चेयर पड़ी हुई होती है। अच्छा, इसमें मजीद भी इनसे जाने की नाज़रीन भी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सुहेरा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे कि इस टाइम जो हम देख रहे हैं मुल्तान तालीमी बोर्ड के हवाले से उनकी जानिब से जो आइंदा इम्तहानात होंगे वो कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो नई बनाने जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स को जो है, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मुल्तान बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको लाजमी विज़िट करें। उस पर चीज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रही होती हैं, क्योंकि वही बात आ गई कि रट्टा लग रहा होता है, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो फिर बहुत से हम देख रहे होते हैं कि जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो 50% से भी कम बच्चे जो हैं वो पास हो रहे होते हैं। उसकी रीज़न यही है कि बच्चे अपडेटेड नहीं हैं, वो सिर्फ किताबों की हद तक महदूद हो चुके हैं। सबसे पहली जो पॉलिसी है वो तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब जो पेपर्स होंगे 2024 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, वो टोटली पैटर्न चेंज होगा। 25% जो है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर्स होंगे। कॉन्सेप्चुअल पेपर्स क्या होंगे कि जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है उनकी इवैल्यूएशन की जाएगी। जो एज इट इज़ चैप्टर के एंड में सवाल लिखे होते हैं वो एज इट इज़ नहीं आएंगे। जो एग्जामिनर, जो पेपर बनाने वाले स्टाफ हैं, वो उसको उस तरह से तैयार करेंगे कि पता चले कि बच्चा मतलब कितना उसने नॉलेज गेन किया है। दूसरी जो चीज़ आ गई कि वो बच्चे जिन्होंने मार्क्स इम्प्रूवमेंट के पेपर देने हैं, जो अभी पास हो चुके हैं 2023 के इम्तहानात में, लेकिन वो अपने मार्क्स इम्प्रूव का पेपर देना चाहते हैं, तो उनको भी अब नए प्रोसीजर के तहत ही पेपर देना होगा, चाहे उन्होंने 2023 में पुराने प्रोसीजर के तहत दिया है। अच्छा, फिर जो तीसरी चीज़ आ गई आसमा, उसमें है मॉडल पेपर्स अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं मिल सके हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर्स के हवाले से, इसके मॉडल पेपर्स ही देखिए आप, हमारी तालीमी निज़ाम पे मैं तो समझती हूँ एक बहुत ही बड़ी एक ड्रॉबैक सामने आ रहा है कि पीछे जो है मुश्किल से 2 या 3 महीने रह गए हैं। 1 मार्च को तो डेट अनाउंस कर दी है ना इन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात की, लेकिन आपने स्टूडेंट को वो सैम्पल्स, वो मॉडल पेपर्स ही प्रोवाइड नहीं किए। तो सवाल ये बनता है कि क्या वो बच्चों का ख़ुद से जायज़ा लेना चाह रहे हैं? टीचर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुल्तान बोर्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों को, अब देखें जो मैट्रिक के बच्चे हैं या जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उनको आपने जस्ट एक ऐलान कर दिया है कि हम 2024 के जो पेपर लेंगे वो कॉन्सेप्चुअल लेंगे, तो पढ़ाएगा कौन उनको?
ना तो उनको मॉडल पेपर्स दिए हैं आपने। अच्छा, हमेशा हम देखते हैं हमारे तालीमी इदारों की हवाले से बात करें, चाहे तालीमी मयार पे बात कर लें, हमें हमेशा उसमें कोई चीज़ आपको बेहतरी वाली नज़र नहीं आएगी। अब बेहतरी की जानिब एक आपने अगर स्टेप लिया ही है तो उसको प्रॉपर तरीके से लें। जो हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि चंद एक के अलावा उनको भी नॉलेज होगा कि कंसेप्चुअल पेपर जो है वो कैसे आना है। तो मुल्तान बोर्ड ने एक जो है काफ़ी सारे हवाले से इजलास भी किए, उसमें स्टाफ को भी नामज़द किया गया कि कौन सा जो है वो स्टाफ होगा वो पेपर बनाएगा, और फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी दी गई हैं। तो जब आपने उनको ट्रेनिंग्स भी दे दी हैं, उनके लिए इतना सारे स्टेप्स ले लिए हैं, तो उसका जो मेन मकसद था आप अभी तक उसको मीट नहीं कर सके। अभी दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जस्ट जनवरी और फरवरी है स्टूडेंट्स के पास। तो आप अभी भी स्कूल्स कॉलेजेस के स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको पता है कि कंसेप्चुअल पेपर क्या है, तो वो तो बिल्कुल ब्लैंक है। तो जब पेपर उनके सामने आएगा, उन तो फिर यही शोर मचाना है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, और फिर उसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट ख़राब होगा। मैं ये समझती हूँ हमेशा पेरेंट्स भी बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों ने पढ़ा नहीं, हमने तो स्कूल में इतनी फ़ीसें दी हैं। तो आप जाकर देखें तो आप जहाँ पर फीसें इतनी ज़्यादा भर रहे हैं, जस्ट स्कूल का नाम ही है, या वहाँ पर तालीम का मयार भी कुछ है, बच्चों को क्या वहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो आई थिंक टीचर्स की अपनी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुल्तान बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन 3 से 4 महीने पहले जारी कर दिया था, जिसमें तमाम तर जो स्कूल के सरबराहान हैं या कॉलेजेस के सरबराहान हैं, उनको ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपने अपने बच्चों को अब तसव्वुराती सवालात से रिलेटेड तैयारी करवानी है। तो वो भी तो मुल्तान बोर्ड पे प्रेशर डाल सकते हैं ना कि आप अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं और पेपर ही आपने चेंज बनाना है, तो भाई हमारे स्टूडेंट्स को तो इस हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो अटेम्प्ट क्या करेंगे। अच्छा, फिर अवेयरनेस फिर टीचर्स को भी उसी तरीके से ट्रेन करना चाहिए ना, ताकि फिर स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है, या वो उस तरीके से पढ़ा नहीं रहे, या स्टूडेंट नहीं समझ रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टीचर भी चीज़ को कब समझेंगे, क्योंकि वो तो एक पुराने तरीके से कि रात पहले चैप्टर तैयार किया और सुबह आके पढ़ा दिया। तो उसके अंदर से आपने नया क्या निकालना है, क्रिएटिव क्या करना है, या प्रैक्टिकली किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। अच्छा, इसके साथ मुल्तान में म्यूज़ियम की तामीर का मंसूबा जो है उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे, कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल, म्यूज़ियम जो है वो बन रहा है, बड़ी तेज़ी से उसका काम जो है वो जारी है। अभी तक तो हमारे मुल्तान में कोई म्यूज़ियम कभी नहीं था। सही बात। तो एक छोटा सा था, बस ऐसे छोटा सा। हाँ। तो ये देखें आपके हमारे मुल्तान की जो तारीख़ है वो 5000 साल पुरानी है, और जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास एक लिस्ट है जो कि वो लिस्ट वो उन मकामात की है जो 100 ईयर से अबव इमारतें या चीज़ें होती हैं, और उनकी जो आर्कियोलॉजिकल हैसियत होती है। हमारे मुल्तान में ऐसे बेशुमार नवादरात हैं जो कि लाहौर के किले में बतौर अमानत महफूज रखी गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यूज़ियम नहीं था। अब ये 2021-22 की जो स्कीम थी माली साल की, उसमें इसके लिए 2 करोड़ रुपए के पहले फ़ंड जारी हुए थे, और टोटल जो ये स्कीम है वो है 8 करोड़ रुपए की। किले के बैक साइड पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर उसके लिए प्रॉपर जगह बनाई गई है, क्योंकि वो जगह इस हवाले से भी सूटेबल है कि पार्किंग होगी। जो लोग वहाँ पर आएंगे उनको पार्किंग का इशू नहीं होगा। जैसे किले पे अक्सर हम देख रहे होते हैं कि पार्किंग इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो लोग आने से गुरेज करते हैं फिर। सही। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम लोगों को तफरीह जो है वो चाहिए तो है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी तफरीह के हवाले से ना बड़े कम मौके होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका सुइरा, आप हमारे साथ रही। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? बस मैसेज ये है कि एक्सरसाइज लाइफ टाइम स्केड्यूल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हॉस्पिटल में आपको ना जाना पड़े। वो कहते हैं ना, आपके ग्राउंड आबाद होने चाहिए, हॉस्पिटल वीरान होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी आहत चौधरी, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मीडिया फील्ड से हैं, मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शहजाद फैज़, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर हैं, अदब के साथ इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, हम शहजाद साहब से उनकी शायरी भी सुनेंगे, उनके बुक्स के हवाले से भी जानेंगे, उनकी जर्नी भी जानेंगे कि शायरी के हवाले से
अभी हम देख रहे हैं कि शोरा को क्या क्या मसाइल हैं, और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे आहद से, इस टाइम मॉडलिंग के हवाले से बात करेंगे कि मुल्तान में जो है वो किस तरह से काम किया जा रहा है, इनकी जर्नी जो है वो कैसी जा रही है, क्या क्या मुश्किलात हैं मीडिया फील्ड में भी। तो आहद, सबसे पहले तो आपके बारे में जानेंगे ना, क्या कर रहे हैं आजकल? मैम आजकल तो वैसे मॉडलिंग वगैरह हमारी चल रही है मुल्तान में, इवेंट्स वगैरह का काम भी चल रहा है, मैनेजमेंट का। एंड मुल्तान में मैंने ये देखा है कि मुल्तान में ना वो सपोर्ट नहीं मिल रही हमें, जो मतलब लाहौर इस्लामाबाद की मतलब क्राउड पब्लिक उनको दे रही है सपोर्ट, वो यहाँ पे नहीं हमें मिल रही। भी है कि 2-3 साल पहले जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्कोप भी था, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग तवज्जो भी दे रहे थे, फैशन इंडस्ट्री को भी यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से खैर काम हो नहीं सका। तो क्या क्या मुश्किलात देखी हैं वैसे, ये जर्नी कैसे शौक हुआ वैसे मॉडलिंग में आने का? मैं मैट्रिक में उस टाइम मुल्तान में नया नया ये ट्रेंड आया था फैशन शो का। पहले लाहौर में थे, फिर उस टाइम मुल्तान में आया था, मतलब फर्स्ट इवेंट हुआ था मुल्तान में ना, तो उस टाइम गए थे तो कोई आइडिया नहीं था, तो देखा वहाँ पे तो शौक पैदा हुआ, इवेंट पे एज अ वैसे गए थे देखने के लिए, तो वहाँ से शौक पैदा हुआ। उस टाइम मैट्रिक में था मैं, तो देखा देखी फिर इस फील्ड में शौक बढ़ता गया फिर। लेकिन ये है, इसके साथ मैंने स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी, वो उसको नहीं मैंने छोड़ा, इसको एज अ हॉबी मैंने लेके चला हूँ साथ अपने ना। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हो? मैंने बैचलर्स की डिग्री अभी मेरी कंप्लीट हुई है फ्रेश। अच्छा, चलो अभी तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें इंसान को कभी, मैं कहती हूँ इस फील्ड में जो है वो इंसान को अपनी तालीम भी जो है वो जारी रखनी चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो पेरेंट्स की तरफ से किस तरह है? मैम पेरेंट्स की तरफ से आपको पता है ये स्पोर्ट इतनी नहीं है, थी सही लेकिन इतनी नहीं है मुझे घर वालों की तरफ से। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो फ्रेंड्स वगैरह भी काफी टोंट वगैरह करते थे उस टाइम पे, तो ट्रेंड नहीं था मुल्तान में इस चीज का, ना लोगों को इधर पता था, ऊपर से अभी तक लोगों को इतना आइडिया नहीं है यहाँ पे इस इवेंट्स के बारे में ना। मुल्तान में भी इवेंट्स हो रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं आइडिया, यहाँ पे इधर के क्राउड को आते नहीं है ना उस तरीके से, क्राउड जिस तरह से आना चाहिए वैसा नहीं इधर आता। तो इस वजह से फिर ना मतलब दिल भी नहीं करता यहाँ पे, फिर हम बाहर ही जाते हैं, लाहौर इस्लामाबाद इधर इवेंट्स वगैरह करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा है? ओवरऑल तो मतलब ठीक अच्छा जा रहा है, मतलब ये है कि कुछ लोग प्यार भी करते हैं और उतने भी हेटर्स भी हैं काफी मुल्तान में। वो तो बड़ा जरूरी है, हेटर्स ना हो तो बंदा आगे कैसे बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वो कहते हैं ना, हेटर्स को हमेशा पॉजिटिव आप उसमें बिल्कुल ऐसा ही पॉजिटिव लेना पड़ता है। लेकिन ये है कि प्यार करने वाले लोग भी बहुत, अभी मुल्तान में इवेंट्स होते हैं, जाते हैं तो लोग काफी मिलते हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से। तो कैसे सेलिब्रिटी बन के सम टाइम होता है ना, जब आपको इवेंट आपका कामयाब हो जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा ही है मैम। हालांकि फ्रेंड्स वगैरह गैदरिंग में बैठते हैं तो वो इज्जत आपकी नहीं होती जो आप इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं वहाँ पे जो आपको मिलती है। वक्त से मैं भी अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ बहुत हौला ले लेते हो तुम लोग ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है शहजाद साहब से जानते हैं आपकी जर्नी कैसी रही, शायरी कैसे, अपने कब से स्टार्ट? मैं शायरी का आगाज 2012 से मैंने बाकायदा किया है। वैसे जब से लिखना पढ़ना सीखा है, मतलब एक शौक था शेर पढ़ना, अच्छा शेर कॉपी करके लिखना, तो ये मेरा मशगला रहा। लेकिन 2012 में मैंने बाकायदा आगाज किया है इसका। अच्छा, तो क्योंकि ये होती तो गॉड गिफ्टेड चीज है ना आपको। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि शायर जो है वो कोई बनता नहीं है, पैदा होता है, गॉड गिफ्टेड ही है। लेकिन ये है कि किसी ना किसी मौका पर ना एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर शायर मौजूद है और वो बाहर आता है। तो हमारा अंदर का शायर जो है 2012 में बाहर आया। सही। अच्छा, तो आपको पहला आपका अपना शेर याद है जो आपने खुद से लिखा हो? एक तो आप पहले लिखते रहे ना, शायरी कॉपी करते रहे, अभी आपका जो खुद का शेर हो? जी बिल्कुल, वो मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने 2012 में जब शेर लिखा था तो उस वक्त ये वो ज़माना था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। अच्छा। तो वो मतलब एक बंदा स्क्रैच हो जाता है। इससे पहले और भी काफ़ी सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसानी दिल में दुख बनकर पलती रहती हैं, लेकिन वो एक ऐसा सदमा था। तो तब मैंने एक शेर लिखा था कि मेरे वालिद नसीहत कर गए मुझको, मेरे लख्ते जिगर झगड़ा नहीं करते, और इस तरह के कुछ अशार मैंने लिखे थे वालिद के बारे में। अच्छा, अपने वालिद के ऊपर जो है वो? जी जी। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर के सब्जी और फलों के जो भाव हैं उनमें अभी भी महंगाई की लहर जो है वो बरकरार नजर आती है। गुज़श्ता हफ्ते में फलों की कीमतों में होने वाला इजाफा वहीं बरकरार है, जबकि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सबसे पहले बात करें सब्जियों में, अदरक
अदरक और लहसुन जो है उनकी कीमतों में कमी नहीं हुई। चाइना लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो में, जबकि थाईलैंड अदरक 480 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इन दोनों की सरकारी कीमत की बात करें तो थाईलैंड अदरक जो है वो 396 रुपये किलो मुकर्रर की गई है सरकारी रेट लिस्ट में, जबकि चाइना लहसुन जो है वो 580 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। उसी तरह अगर बात करें मटर की, 40 रुपये सस्ता हो गया है, 240 से कम होकर 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा है। इसके साथ सब्ज़ मिसाला जात सब्जियों की बात करें जिसमें प्याज की कीमत में कमी हुई है, 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा है। इससे पहले प्याज 200 रुपये किलो तक भी पहुंच गया था, जबकि प्याज की सरकारी कीमत भी कुछ कम नहीं है। सरकारी कीमत में भी प्याज जो है वो 136 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले प्याज जो है वो सरकारी कीमत में हमेशा 100 से कम ही रहा है। इन दिनों शॉर्टेज की वजह से इसकी कीमत में मार्केट और सरकारी दोनों में इजाफा हुआ है। इसके साथ टमाटर और आलू जो हैं वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। हरी मिर्च की कीमतें जो हैं वो 120 से 160 तक हैं फ़ी किलो के हिसाब से। इसी तरह अगर मौसमी सब्जियों की बात करें जिसमें गाजर, मूली, शलजम जो हैं वो 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि इनकी सरकारी कीमतें भी कुछ इसी हद तक ही मुकर्रर की गई हैं। क्योंकि मकामी हैं तो इस हवाले से इनकी कीमतें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। इसी तरह अगर फलों की बात करें तो फलों में अंगूर के दाम इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ गैर मौसमी सब्ज़ी है लेकिन मार्केट में इस वक्त दस्तयाब है स्ट्रॉबेरी, 1500 रुपये फ़ी किलो है, बहुत ज़्यादा कीमत है। बात करें दीगर फलों की जिसमें अनार जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो में, पपीता अपनी क्वालिटी के हिसाब से 200 से 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, इसके साथ मुख्तलिफ अक़साम के सेब 200 से लेकर 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जिसमें अमरूद, फ्रूटर और कीनू जो हैं वो मौसमी फल हैं, मकामी इलाकों से दस्तयाब हैं। फ्रूटर और कीनू जो है वो 100 से 150 तक दस्तयाब हैं, जबकि अमरूद जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा है। केले की कीमतों में सरकारी और मार्केट दोनों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है। केला जो है वो इस वक्त कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि केले की सरकारी कीमत भी 90 से 136 तक मुकर्रर की गई है। इसके साथ बात करें अगर ओवरऑल खुद साख्ता महंगाई को देखा जाए तो जिस तरह सरकारी और मार्केट की कीमतों का एक आपको कंपैरिजन दिखाया है, तो खुद साख्ता महंगाई अभी भी बरकरार है। कीमतों का अमल दरामद मार्केट में नज़र नहीं आता, जबकि सब्जियों में जो प्याज महंगा हुआ है और टमाटर और आलू जो हैं वो 100 से ज़्यादा दामों में फ़रोख्त हो रहे हैं, वो एक हवाले से आम ओपन मार्केट में जो है वो महंगाई की एक वजह बने हुए हैं। जबकि फल जो हैं वो तो बदसूर शहरियों की पहुंच से दूर ही नज़र आते हैं, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आम शहरी के लिए ख़रीदना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस हवाले से जो दूसरी मार्केट्स हैं जिसमें चिकन को देखा जाए तो फ़ी किलो 418 मुकर्रर किया गया है मार्केट की सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन मार्केट में जो है वो चिकन दुकानदारों के मर्जी के रेट्स पर फ़रोख्त होता है। कम से कम जो है वो मार्केट में 440 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक भी फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अंडे की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर 1-2 रुपये का जो है वो इजाफा रहता है, जिसमें अंडा अब फ़ी दर्जन 338 रुपये फ़ी किलो फ़ी दर्जन फ़रोख्त होने लगा है। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, जिस तरह महंगाई बढ़ी हुई है, यकीन करें सब्जियां और फल जो हैं वो आपकी पहुंच से दूर हैं। सर्दियों में स्पेशली जैसे अंडों के हवाले से बात करें तो वाकई बहुत ज़्यादा अंडे इस टाइम जो है वो महंगे हैं, लेकिन बहरहाल भी फिर भी देखते हैं कि अल्लाह ताला पे हमेशा कहते हैं ना, इंसान को अच्छी उम्मीद जो है वो इंसान को हमेशा कायम रखनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो शायरी के हवाले से अभी आप क्या समझते हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं? क्योंकि शोरा के हवाले से हम देखें अदब के साथ जो इंसान जुड़ा हुआ होता है उसको ये होता है कि जिस तरह आपके जो है अदबी बैठकें होती थी, बहुत ज़्यादा मुशायरे होते थे, अभी इस क्या करंट क्या हालात हैं? अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि शायर अपनी मदद आपके तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह एक शायर को हुकूमत की तरफ से माहौल मिलना चाहिए, या जैसे मैं अपने ज़िला कोटद्दू की बात करूं तो मुझे वहाँ पर कोई लाइब्रेरी दिखाई नहीं दे रही, कोई ऐसा मतलब हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रहा कि उसमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएँ। अपनी मदद आपके तहत जो है ना शायरों ने तंजीमें वगैरह बनाई हुई हैं, तो इस तरह जो है ना वो मुशायरे कर लेते हैं। हाँ, पहले ये कि अच्छा मुशायरे आम तौर पर प्राइवेट लेवल पर भी जो है ना मतलब अच्छे खासे होते थे, जमे गफीर होता था, अब वो बात नहीं रही। कुछ हालात भी ऐसे हो गए, अब तो बस नशिस्तों तक बैठकों तक ही जो है ना रह गया है। अच्छा, घर वालों की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट दी? क्योंकि ये भी इस तरह का है ना कि घर वाले शायर को भी एक्सेप्ट बड़ा मुश्किल से ही करते हैं। नहीं, उसमें ये है कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो शायरी से बहुत लगाव रखते थे। अच्छा, उनकी वजह से वालदा भी मतलब इंटरेस्टेड है काफ़ी, और मेरे बड़े भाई हैं मतलब उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया है। ठीक
मतलब घर वालों की तरफ से सपोर्ट है फुली? बिल्कुल ठीक है। तो अपने शेर जो है वो घर में भी सुनाते रहते हैं? जी बिल्कुल कभी कभी ये ऐसा सवाल होता है कि तमाम लोग जो है ना वो इस पे घबरा जाते हैं, अच्छा अब इस पे क्या जवाब दे, घर में भी सुनाते हैं। उसमें ये होता है जब कोई ताज़ा कलाम हो जाए तो फिर बाज़ औक़ात जो है ना सोई हुई मिसेस को भी उठाकर जो है ना उनको सुनाना पड़ता है। ये अलग बात है कि वो सुने या दौरान ही नींद में दोबारा। तो बेगम अप्रिशिएट करती है या बस कबूल कर लेती है, ये उनका एहसान है। चले ये भी बड़ी बात है कि वो कबूल कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी क्या सुना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक गजल सुनाना चाहूंगा जिसका मतलब मैं आपकी नजर करूंगा कि बात करते हो जिस रवानी से, बात करते हो जिस रवानी से, दरिया कासिर है तर्जमानी से। वाह। और जब से डूबी है सोनी दरिया में, जब से डूबी है सोनी दरिया में, आग लगती है मुझको पानी से। वाह। और शेर देखिए कि मकान गिरते हैं, हाँ। जलजलों से मकान गिरते हैं, घर उजड़ते हैं बदगुमानी से। वाह। और जिस जवानी पे आप नाज़ा हैं, हम भी गुजरे हैं इस जवानी से। और एक शेर है कि किस्सा गो से यही गुजारिश है, किस्सा गो से यही गुजारिश है, दूर राजा करे न रानी से। और एक शेर है कि फैज दुनिया संभाल अब अपनी, फैज दुनिया संभाल अब अपनी, मुझको बेदखल कर कहानी से। वाह, क्या बात, बहुत शुक्रिया। ये बताएं आज आपको है शायरी से दिलचस्पी? क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं उसको कहीं ना कहीं शायरी अट्रैक्ट करती है ये। हाँ? अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं की। होता है ना कि अच्छा आप किसी को अपने चाहने वाले को कि शेर ऐसे कोई कभी दुखी हो या अभी मिला नहीं। अच्छा अभी को मिला नहीं है। सही है। अच्छा क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान है? मॉडलिंग को ही आगे लेके जाना है? मॉडलिंग के वैसे तो 2 टाइप्स हैं। एक तो ये है ना, एक कमर्शियल मॉडलिंग होती है और एक ये फैशन मॉडलिंग। अभी फिलहाल तो हम फैशन मॉडलिंग में है ना, फैशन मॉडलिंग में रैंप वॉक वगैरह आती है और ये कमर्शियल में एड्स वगैरह, ये बिल बोर्ड पे जो प्रमोशन वगैरह। अब माइंड ये है कि उस साइड पे थोड़ा सा बिल बोर्ड कमर्शियल की तरफ जाना है। कमर्शियल की तरफ थोड़ा सा जाएं अपना। इनको तो थोड़ा सा चेक कर लिया, थोड़ा सा उधर भी देखें। मतलब ये एक्सपीरियंस करता फिर हर जगह जो है ना कहीं एडजस्ट हो जाऊंगा। चलो जी, मजीद भी जानेंगे इनसे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम आहत से जाने थे, आहत के क्या प्लान्स हैं आगे? मैम आगे का प्लान यही है कि मैंने आपको बताया जहाँ तक कमर्शियल वाली साइड पे वो करोगे। और फिर स्टडीज के वाले से, ये तो चलो शौक को, हाँ ये शौक, इसको शौक ही लेके मैं अभी फिलहाल। अच्छा, और एज अगर कोई अच्छा चांस मिल जाए तो शायद इसको प्रोफेशनल बंदा बना ही लेता है। हाँ अभी फिलहाल तो सिर्फ इसको फिलहाल शौक के तौर पे तुम लेके चल रहे हो। इवेंट्स वगैरह पे ये वो। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी ज़रूरत है वैसे। हम लोग कहते हैं कि मुल्तान में इवेंट्स होने चाहिए, जिस तरह लाहौर में जो है वो उस पर काम, क्योंकि वैसे ही फैशन के लिहाज से वो हब है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एक्टिव रहते हैं। फैशन इंडस्ट्री अपनी वो जो उसको उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। लेकिन यहाँ हमारे मुल्तान में भी खैर ये चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पर इवेंट्स हों, लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन समटाइम लोग इतने अजीब से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी, मैंने बहुत सारे इवेंट जो हैं वो होस्ट भी किए हैं, एज अ जज भी मैं गई हूँ, ऑडिशंस पे भी। तो वो ये होता है कि यार बड़ी यहाँ वैसे एक एकेडमी होनी चाहिए वैसे, क्योंकि आर्ट भी मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा एक क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्टों को उस लिहाज से नहीं प्रमोट किया जाता जो कि होना चाहिए। हम साया मुल्क में देखते हैं ना, तो जिस तरह लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट यहाँ पे भी बहुत है मैम। बिल्कुल आप ऑडिशंस पे देख लें कैसे कैसे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। समटाइम ऐसे लोग होते हैं, हाँ थोड़ा से इतने अच्छे लोग होते हैं, ये होता है कि उनको सिर्फ ग्रूमिंग की जरूरत होती है, थोड़ा उनको जो है आप पब्लिक स्पॉट भी तो नहीं है ना आपको, पब्लिक स्पॉट बिल्कुल भी नहीं है आपको। कोई मतलब अगर फीमेल को छोड़े लेते हैं, मैं तो ये नहीं, एक फीमेल को छोड़े अगर मेल भी आ रहा है उसको भी मतलब फैमिली में इतने इश्यूज बन जाते हैं, वो भी बेचारा उनको पता नहीं है ना इस चीज का। हमारे यहाँ तो ये थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। मीडिया की लाइफ को जो है वो यहाँ पर इतना पसंद नहीं किया जाता। लोग कहते हैं पता नहीं मीडिया की लाइफ, हालांकि हमने खुद काम कर रहे हैं, तो इतना नहीं है कि मीडिया की लाइफ आप इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह लेकर चलता है। पॉजिटिव वे में भी बंदा कर सकता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो है कि आपके पास लोग हर तरह हर इदारे में उस तरह मौजूद होते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से चलना है। ठीक हो गया जी। आज से ना
अभी क्या सुना रहे हैं, आपकी कुछ बुक्स के रिलेटेड भी जानते हैं, आपके पास जो आपकी 2 बुक्स पढ़ी हैं, थोड़ा इनके हवाले से हमें बताइएगा शहजाद। जी बिल्कुल, ये एक शेरी मजमुआ है जिसका उन्वान है मिलते हैं। मिलते हैं। जी जी, ये हाल ही में शाये हुआ है, अच्छा। इसी साल में ही। और इससे पहले 2020 में मेरा एक इंतखाब शाये हुआ था बर्ग सहीफे के नाम से। अच्छा। तो उसमें ये है कि मुंतखब शुअरा का कलाम है। अच्छा। जबकि ये सिर्फ मेरा ही कलाम है इसमें। ये 2 किताबें आपकी बुक है और उसमें आपने तमाम जितने जी जी, वो मैंने मतलब दूसरों का कलाम भी शामिल किया था इसमें। ये काफी सारे शुअरा आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपने उनकी पिक्चर्स भी साथ जी जी जो है। अच्छा, आपके खुद के फेवरेट शायर कौन से थे जिनसे आप इंस्पायर हुए और फिर आप? हाँ, वो बस मैं अच्छे शेर का पुजारी हूँ, जहाँ से भी मिल जाए शख्सियत से हट कर जो भी अच्छा शेर हो। अच्छा। और कोशिश यही होती है अपने जो भी सीनियर हैं मैं उनसे सीखता रहता हूँ, उनसे ज़ाहिर बात है। आप क्या समझते हैं अदब को किस तरह फ़रोग मिल सकता है? अदब को फ़रोग मिल सकता है कि अगर इसको यानी कि हम अपने मुआशरे में ख़ास तौर पर अगर हुकूमत की तरफ से जो है शायरों को सपोर्ट की जाए, क्योंकि ये फ़कीर लोग होते हैं, मतलब इनकी डिमांड्स या इस तरह की कुछ नहीं होती, सिर्फ इनको मतलब एक ऐसा माहौल लिखता रहे। ये जो लिखते हैं इनका सिला जो है वो खुदा पाक ही दे सकता है। और जिस कबीले के अंदर जिस मुआशरे में शायर होते हैं वहाँ पर मोहब्बत होती है, वहाँ पर जो है जंगें नहीं होती, वहाँ पर मुआशरे के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है, लोगों के अंदर सिला रहमी बढ़ती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक सेहतमंद मुआशरे के लिए शायरों का होना लाजमी है। और शायरों को फ़रोग देना जो है ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनको फ़रोग दें। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है आज के दौर में। जिस तरह हम अपने तालीमी इदारों की बात करते हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करते हैं, तो वही बात आ जाती है कि हमें तरबियत का भी फुकदान नज़र आता है। जी, और फिर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अदब से भी दूर हो रहे हैं। बहुत दूर हो रहे हैं। बस में अदब होता था बहुत ज़्यादा। हम जितने भी, क्योंकि मैं हमेशा इस पर बात करती रहती हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं जो अदब के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए, इस्लाह के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ें दोबारा से आनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं उनका रुझान इस तरफ जाए, दोबारा से जो है कंपटीशंस भी हों, उसी तरीके से एक उसमें यह इंटरटेनमेंट भी बच्चों के लिए होती है, उसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस बहाल होता है, जो कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं, और उर्दू कौमी जुबान होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों में देख लें, यानी इंग्लिश की तरफ हम इतना चले गए हैं कि हमें बाज़ औक़ात उर्दू का लफ्ज़ का मानी बताने के लिए अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारा अलमिया है। सही बात है, ऐसे ही है। अच्छा, वो तो कुछ तो प्राइवेट स्कूल्स का ये हाल है कि वहाँ पर बच्चों को उर्दू समझ ही नहीं आती। ऐसा ही है, बिल्कुल। मतलब आप उन्हें ये होता है कि यार वो आप उनसे उर्दू भी बोलेंगे तो वो आपको कहेंगे अभी ये क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो मतलब ये हालात हैं। एक कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम है हमारे साथ। कैसी हैं आप इरम? जी ठीक ठाक, आप सुनाइए मैम, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है इरम। हाँ जी, अब ठीक आ रही है आवाज़? अब ठीक आ रही है। क्या कहना चाहिए आप? बस कुछ भी नहीं, आपका शो रेगुलर देखती है, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यूं ही हमेशा मैं कहती हूँ हमें आप लोगों का ये जो आप अप्रिशिएट करते हैं ना, प्यार करते हैं, तो यही हमारे लिए बड़ी हिम्मत होती है और यही चीज़ें हमें आगे लेके जाती हैं और अच्छा बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं। हाँ जी जरूर, मैं आपका रेगुलर शो जी। बहुत शुक्रिया आपका इरम, थैंक यू जी। अच्छा जी, आज इस तरह तुम्हें भी कॉल आती हैं? काफी ज्यादा आती रहती है, मैसेज भी काफी ज्यादा आते हैं। लड़कियों की ज्यादा आती हैं या लड़कों की ज्यादा? दोनों मैम, मेल फीमेल दोनों ही आते हैं। लेकिन ना ये देखा मैम कि ये शोबीज को तबाह करने का जो सबसे वो है ना, वो टिकटॉक ही है। लोगों ने ऐसा उसमें आप देखें हर तरह से किस तरह तबाह कर दी है बिल्कुल ना। जो देख लें, इतना सा बच्चा देख लें वो भी टिकटॉक पे वायरल है, वो भी अपने आप को मतलब मॉडल करने लग जाते हैं। मतलब शोबीज बिल्कुल खत्म हो गई है। तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है लोगों के लिए। काफी मतलब जो छुपा हुआ टैलेंट है वो भी सामने भी आ रहा है। लेकिन कभी ये सोचती हूँ यार टिकटॉक से कितने लोगों को, ये है ना कि टिकटॉक आपको कभी भी, मैंने ये देखा है टिकटॉक पे, लेकिन अच्छी वीडियो कभी वायरल नहीं करता। वो जो लोगों के मतलब कोई थोड़ी सी एंटरटेनमेंट को ज्यादा उन्होंने फोकस किया ना। उन्होंने ये देखा कि अच्छा अवाम क्या चीज देखना चाह रही है। ये चीज हम लोग जिस तरह अभी हम देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आए टिकटॉक पे जो फेमस हुए, उनका कोई कंटेंट नहीं था और उनका यही था कि उन्होंने अपने बहुत ही खराब उर्दू,
खराब इंग्लिश थोड़ी सी वो करते हैं हल्की सी, हाँ थोड़ी सी सराइकी को उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, किसी पंजाबी को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया लैंग्वेज को, बस वो वायरल हो जाते हैं बस। हमारे यहाँ अभी कितने लोग जो है ऐसे ही वायरल हुए, पाकिस्तान में इस तरह वायरल होते हैं। हाँ अभी हम इंडिया का कंटेंट जब देखते हैं उनका डिफरेंट, क्योंकि उनका जाहिर सी बात इंटरटेनमेंट है, लेकिन उनकी इंटरटेनमेट तो डांस है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जाहिर सी बात है लोग उनको कॉपी कर रहे हैं, तो अब हमारे पाकिस्तानी भी वो इसी तरफ आ गए हैं, डांस को ज्यादा वो, क्योंकि एक चीज अब ट्रेंडिंग चल रही है तो लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं। अच्छा कितने फॉलोअर्स हैं, कितने इनके व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर कितने आ गए। हाँ आज तो ये आजकल तो जब टिकटॉक आप इवन की कोई सेलिब्रिटी ड्रामा की भी खड़ी हुई है ना, उसको पहले बाद में मिलेंगे ना, टिकटॉक वाले के सब पास पहले चले जाते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा है कि अभी तो हमारी सेलिब्रिटीज भी उन्होंने जब देखा कि यार हमें वो नहीं हो रहा, वो भी सारे उस पे आ गए हैं प्लेटफॉर्म तो सारे के सारे उन्होंने कहा जी टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। तो अभी आपको जितने उलमा भी मिलेंगे उनके भी बयान आ रहे होंगे, तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हर बंदा उस पे आपको मिलेगा, आपको ट्रेनर मिल जाएगा, आपको अदब से रिलेटेड शायरी कितनी हमारी जो है शोरा जो है वो भी अपने जो शेर हैं अशार हैं पहले फेसबुक पे था, अभी वो टिकटॉक पे अपने उन्होंने लाइव भी चले जाते हैं। तो अपना काम है कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ आसानियां हुई हैं सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है ना, फेम आपको चाहिए तो वो आप किसी तरीके से भी जो है, जो लोग फेम के लिए क्रेज जिनको होता है, सोशल मीडिया का टाइम है, वो जो मर्जी आप यूज करें, बस आपने वायरल होना है वहाँ पे। वहाँ वायरल होनी चाहिए आपकी है। अच्छा जी, इसके साथ ही अभी और क्या सुना रहे हैं? चले आपकी साथ साथ शायरी भी हम एंजॉय करते रहे ना। सुनाता रहूंगा जी। एक और गजल देखी है कि अभी मेरे ख्याल में आहद भी शायरी की तरफ आ जाएगा कुछ टाइम बाद। बस वो जो सोशल मीडिया पे वो लिखी हुई आ रही होती है ना, वही कॉपी पेस्ट करके वो यहाँ मैं भी समटाइम कुछ अच्छा शेर लग रहा और अगर पिक्चर के साथ ऐसे फॉरेन कैप्शन में जाके, और जनाब मैं कोशिश करूंगा कि आहद को इम्प्रेस कर जाऊंगा, एक बंदा भी अदब की तरफ आ जाता है, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। शेर देखिए कि कसम ले लो मियाँ कुछ भी नहीं है, कसम ले लो मियाँ कुछ भी नहीं है, हमारे दरमियाँ कुछ भी नहीं है। वाह। मैं फिरता हूँ जिसे सर पर उठाए, अगर है आसमां कुछ भी नहीं है। वाह। मेरा नाम आ गया ना इसलिए मैंने कहा वाह। और शेर देखिए कि मेरे फल फूल पत्ते झड़ गए हैं, मेरे फल फूल पत्ते झड़ गए हैं, तू कहता था खज़ां कुछ भी नहीं है। वाह। और मैं प्यासा थल हूँ एक नजदीक मेरे, नदी नाले कुआं कुछ भी नहीं है। वाह। तुम्हारे बाद पौधे पेड़ जुगनू परिंदे तितलियां कुछ भी नहीं। और एक शेर देखिए कि यकीन तुझको अगर इस टाम पर है तो क्या मेरी जुबान कुछ भी नहीं। वाह वाह। और एक शेर है कि तुम्हारे दम से है जन्नत वगरना, ये आलीशान मकान कुछ भी नहीं है। वाह क्या बात। और मैं वो बच्चा हूँ जिसकी दस्तरस में, मैं वो बच्चा हूँ जिसकी दस्तरस में खिलौने टाफियां कुछ भी नहीं है। वाह। और हुआ इज़्न सफर जब चल पड़ेंगे, हुआ इज़्न सफर जब चल पड़ेंगे, हमारा फैज यहाँ कुछ भी नहीं है। वाह क्या बात। शुक्रिया। अच्छा जी, इनकी मजीद भी शायरी सुनेंगे, इनसे बातें भी होंगी। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा आहद, ये बताओ कि मुल्तान के हवाले से आपने वैसे कुछ प्लान नहीं किया कि कुछ एकेडमी बनानी चाहिए यहाँ पे लोगों को सीखने का, नए जो चेहरे हैं? ये एकेडमी बनी हुई है हमारी चौक कुमारा चौक पे, हमने अपने ऑफिस बनाया हुआ है, मिस्टर वन प्रोडक्शन के नाम से हमारा ऑफिस है। तो इवेंट्स वगैरह भी करवाते रहते हैं मुल्तान में, और बाकी इवेंट्स होते हैं उसको भी अटेंड करते हैं मुल्तान में हम। अच्छा मतलब ग्रो कर रहा है, काफी ग्रो हुआ पहले से ना। अभी क्या देखते हो कि मुल्तान में चांसेस हैं? हो रहा है, काफी ग्रो हो रहा है हमारे देखा देखी ना। मतलब ये है कि आज से 3-4 साल पहले चले जाए तो कुछ भी नहीं था, अब देख रहे हैं तो आए दिन इवेंट्स आ रहे हैं। मतलब अब मतलब देखते हो कि अब यंग लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट है कि वो अब इंटरेस्ट है, अब नजर भी आ रहा है इंटरेस्ट। अच्छा, ज्यादा किसे मॉडलिंग में मैंने वैसे बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन सिंगिंग की तरफ हो गए, अच्छा एक्टिंग की तरफ हो गए। ज्यादातर ये आते हैं कि हमें मतलब एक्टिंग की तरफ जाना है, ज्यादातर लोग यही आते हैं। और एक्टिंग का तो बिल्कुल मुल्तान में वो एकेडमी है ही नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है ना। फिर ये है कि हम इनको मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं मीडिया के आगे, मतलब ये है कि इवेंट्स वगैरह करवा के और मीडिया इनको प्लेटफॉर्म। अच्छा, आजकल जिस तरह हम कहते हैं ब्लॉगर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इन हैं। फिर अच्छा हमारे यहाँ अब ये है कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा आपने क्या किया, सैलून से आपने कुछ चंद लोग इकट्ठे किए, एक सैलून को हायर किया और आपने जज जैसे वो फोटोशूट किया और दैट ऐसा ही है।
लेकिन मैम ब्लॉगर्स भी इधर ये है ना कि मुल्तान में ब्लॉगर्स भी वो ब्लॉगर्स नहीं है जो होने चाहिए। या मतलब किसी का 200 फॉलोवर है तो ब्लॉगर है वो, किसी फीमेल के 400 फॉलोवर है वो भी ब्लॉगर बनी हुई है। मतलब ये है कि इधर मेरे लिहाज से जहाँ तक देखा जाए ना, लोग ये मुल्तान में ये नहीं देखते कि फॉलोअर्स वगैरह कितने हैं, वो बस ये देखते हैं कि प्यारी फीमेल हमारे पास आ जाए। कोई भी वो है ना कि फीमेल्स बस आनी चाहिए, मेल को तो वैसे इधर कोई वैसे नहीं पूछते मतलब मेल अच्छा, क्योंकि मेल के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही मैम, फीमेल अगर कोई भी क्या समझते हो कितनी मुश्किलात है मेल के? मेल के लिए तो बहुत ज्यादा है, कोई चांस अगर उसको मिल जाए तो ठीक है, वरना तो ये है कि फीमेल्स तो बस ये है कि अगर कोई गुड लुकिंग है तो उसके बेशक 100 फॉलोअर भी है ना, उसको 10 लोग बुला लेंगे अपने इंस्टीट्यूट पे इधर कि आप आए, उनको बजट देते हैं बकायदा। और जिनका अगर हम मेल है मतलब 6-7 साल का हमारा वर्क है वो हमें नहीं देखेंगे, ये चीज है इस चीज मतलब। लेकिन ये देखा जाए ना कि इस्लामाबाद और लाहौर में ये चीज, कराची देख लें वहाँ ये चीज नहीं है, वहाँ ये चीज नहीं है, वहाँ मतलब फीमेल्स को ज्यादा पूछते नहीं वो। इधर मुल्तान में भी बहुत ज्यादा, अभी तो मेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। तो अभी आप उधर इस्लामाबाद में जो है वहाँ पे कितना टाइम से हो? इस्लामाबाद में मैम मुझे हो गए तकरीबन 3-4 साल से अटैच हूँ वहाँ पे ना। सब्सटेंस से भी मेरे यहाँ बड़े भाई वहाँ पे ना इवेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं, वो भी काफी टाइम हो गया उनको ही, मतलब देखते देखते हम बड़े हुए हैं, तो उनको देख के शौक हुआ। हाँ, उनको देख के शौक हुआ था, तो उन्होंने फिर सारा मतलब गाइड वगैरह किया, हर चीज समझाई, तो वो करवाते रहते हैं। उनके इवेंट्स पे भी चले जाते हैं, वो हमारे इवेंट्स पे भी इधर मुल्तान आ जाते हैं, तो बस इस तरह ही एंजॉयमेंट। ये इसको अभी एज अ सीरियस नहीं ले रहा, एज अ एंटरटेनमेंट ले रहा है, लेकिन जिस दिन मुल्तान में रह के ना किसी चीज को सीरियस नहीं ले सकते इधर। लेकिन ये चेंज भी तो हमें खुद ही लेकर आएंगे ना। अच्छा, जिस तरह हम भी सोचते थे यार अच्छा कभी मुल्तान में भी चैनल्स आएंगे और यहाँ पर लोग जो है वो काम करेंगे, या ये बताइए यार लाहौर या कराची या इस्लामाबाद, आप बिग सिटीज में जाएंगे तो 4-5 साल इधर काम किया, कुछ मतलब नहीं बेनिफिट हुआ, दिल टूट जाता बंदे का। फिर बंदा फिर बंदा एंटरटेनमेंट में ले जाता है उस चीज को। पहले शौक था, फिर अब एंटरटेनमेंट में आ गया, जब पता है कुछ इधर 4-5 सालों में कुछ नहीं मिला इधर। सही। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मोहतरमा, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इकराम इरशाद बात कर रहा हूँ कोटअदू से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं शहजाद फैज साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनका शागिर्द हूँ। अच्छा, शागिर्द भी हैं और फैन भी हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने शहजाद फैज साहब से किया, ये हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, और मैंने स्पेशल कॉल उनसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए की है, मैं उनसे गजल सुनना चाहूँगा। जी जी, कौन सी गजल सुनेंगे? वो गजल है सारी की है कि जाने कितनी हसीन दिखती है जब फलक से जमीन दिखती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी शुक्रिया सकरान इरशाद। वो गजल है कि जाने कितनी हसीन दिखती है जब फलक से जमीन दिखती है, तेरे गांव से जब से लौटा हूँ मुझको हर शय ग्रीन दिखती है, तेरे गांव से जब से लौटा हूँ मुझको हर शय ग्रीन दिखती है, और तेरी खातिर है सांवली लेकिन वो असर हो जाता है ना। सही बात है। तेरी खातिर है सांवली लेकिन मुझको वो महजबीन दिखती है, वाह। और आज लगता है फिर है गुस्से में फिर चढ़ी आस्तीन दिखती है और बिन तेरे तेरे फैज की हालत मुझको नाजुक तरीन दिखती है। वाह, क्या बात है। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आपने इस शायरी के साथ साथ और क्या करते हैं? मैं वैसे मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसका पैशन और प्रोफेशन एक ही है। मतलब मैं अस्फायर कॉलेज चौक सरवर शहीद में बतौर सदर शोबा उर्दू खिदमात देता हूँ। अच्छा। तो मतलब मेरा प्रोफेशन भी यही है कि उर्दू पढ़ाना, और उसके बाद जो है शौक भी यही है कि उर्दू पढ़ना और लिखना। तो मैं कोशिश यही होती है 24 घंटे इसी उर्दू में ही रहता हूँ। अच्छा, चलें, ये अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह हम एक बात करते हैं कि यहाँ पर जितने शोरा हैं उनमें भी, अब पहले होता था शोरा में खैर जेलसी तो ये वाला जो एलिमेंट है ये हर प्रोफेशन में ही होता है, लेकिन पहले बड़ा कम दिखाई देता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि लोगों में जो है एक तो फेवरेटिज्म भी बहुत है, जेलसी भी बहुत है। आप लोगों के हवाले से ज़रा बताइएगा। लोग आगे बढ़ने नहीं देते, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या कुछ भी है तो उसको आगे नहीं जाने देते। उसमें जैसे आज भाई बात कर रहे थे ना कि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और कुछ लोग जैसे वो कह रहे थे टिकटॉक पे नॉन सीरियस लोग भी अगर ऐसे उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं तो वायरल हो जाते हैं। हाँ। कुछ इस तरह का सीन जो है मैं शायरी में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो संजीदा शायरी करते हैं, जिनका अदब के अंदर बहुत काम है,
लेकिन अगर हम वैसे पब्लिकली देखें तो वो बेचारे गुमनाम हैं, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये नहीं कहता, देखें वक्त जो है, तारीख किसी का हक नहीं खाती, आने वाले वक्त में वो तारीख के अंदर हमें दिखाई देंगे। लेकिन फिल वक्त जो बंदा उर्दू को उसकी खिदमत कर रहा है, अपनी सारी जिंदगी उसे दे रहा है, और फिर लोगों की तरफ से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर वो जेल से खुद ब खुद आ ही जाती है उन लोगों के साथ जो नॉन सीरियस लोग हैं, नॉन जेन्युइन लोग हैं, जो मतलब उल्टी सीधी बातें करके ही वायरल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा है, बाकी कोई नहीं, हर शायर जो है उसका एक अपना असलूब होता है, और कोई किसी के असलूब को जो है ज़ाहिर बात है फॉलो नहीं कर सकता हर बंदा। अगर आपके अंदर टैलेंट है या कुछ भी है तो वो कभी आपका खत्म हो नहीं सकता और ना कोई आपसे छीन सकता है। बिल्कुल। अच्छा, वो कहीं ना कहीं आपका दिखता जरूर है। इंसान को हमेशा हिम्मत जो है वो जारी रखनी चाहिए और मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो, हाँ जी, और शहर भी मायूस हो जाए तो फिर वो कौम को क्या देंगे। सही बात है। शायर तो वैसे बेदार करने के लिए पैदा हुआ है कि कौम को बेदार कैसे करना है। तो बेदारी भी तभी पैदा होगी जब सारे जो है वो काम मिलजुल के एक अच्छे से अपनी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। अभी क्या सुना रहे हैं आप? एक आज़ाद नज़्म सुनाता हूँ आपको। अगरचे मैं नज़्में बहुत कम लिखता हूँ, आज़ाद नज़्में, लेकिन एक है, लेकिन वो ना पूरी सुनने तक अपनी राय कायम ना कीजिएगा। तो अच्छा, वो मैं कहीं ना कहीं आपकी वो फौरन से कोई शेर अशार जो है वो ऐसे आ जाते हैं यहाँ से, आपके फौरन माइंड अच्छा यार ये क्या बोल रहा है। हाँ जी, तो आपको एंड में जाके पता चल जाता है अच्छा यार, अच्छा अब इसका ये मतलब था, ये बोल रहा था। वही बात कर रहा हूँ। नाज़्म का उन्वान है विश्वास। वह तुम्हारे अलावा किसी और से भी मेरा राब्ता है, तुम्हारे अलावा किसी और से भी मेरा राब्ता है, कि जब नींद आती है तुझको तो सिगरेट का करके बहाना मैं कमरे से बाहर निकलकर किसी और से कॉल पर गुफ्तगू करता हूँ। शुरू से ही ना बड़ा बदगुमानी वाला आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे अलावा किसी और से भी मेरा राब्ता है, कि जब नींद आती है तुझको तो सिगरेट का करके बहाना मैं कमरे से बाहर निकलकर किसी और से कॉल पर गुफ्तगू करता हूँ, या किसी महजबी दिलनशी नाज़नी से मुलाकात के अहदो पैमान करके तुम्हारे भरोसे का बेदर्दी से खून कर देता हूँ। क्या खबर तुमको, तुम तो फकत रात भर नींद के लुत्फ लेती हो, जबकि मैं तुमसे जफाएं किए जा रहा हूँ। सुनो मेरी जान, जाने जा हम सफ़र, दिल रुबा दिल नशी महजबी हम सफ़र, तेरे दम से तो जन्नत नुमा है ये घर। मेरी जान, जिसने भी तुमको ये सब कहा है, मुझे तेरे सर की कसम है ये सब झूठ है, 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। सही है, ये एक वो एक है ना, थोड़ी हंसी मजाक वाली भी है और थोड़ी। अच्छा, आप अपनी वाइफ को भी इस तरह की कहीं सुना दे दो। मैंने जब ये उनको सुनाई थी ना, तो दौरान ही नज़्म में उसके जो तेवर बदले, जो इम्प्रेशन बदले, तो मैं कहता हूँ कि ये उनकी आला ज़र्फी है कि वो चीज पूरी सुनती हैं और एंड पे जो है ना उनका सारा गुस्सा रिलीज हो गया। सही है, शुक्र करें आप बच गए, बचत हो गई है आपके। तो मजीद भी इनकी शायरी सुनेंगे, यहाँ से बातें होंगी। नाज़ी अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा आहद, ये बताओ कि ड्रामों में अगर चांस मिले काम करने का तो जाओगे या एक्टिंग की तरफ रुझान है या सिर्फ मॉडलिंग की तरफ ही? बिल्कुल, शोबीज सारी फील्ड साथ अटैच होती हैं, तो बंदा चांस मिले तो जाता है लाजमी। एक्टिंग का शौक है वैसे? है तो सही, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। यार इसके ये बिल्कुल नॉन सीरियस है। नहीं, ज्यादा नहीं है सही, लेकिन ये चांस मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, बंदा चला जाता है। अच्छा, फेवरेट जैसे मॉडल इंस्पायर हुए किसी कोई मुझे वैसे कौन ज्यादा सिंपल अच्छा पूछे वैसे पाकिस्तान में ना मुझे कोई नहीं पसंद पाकिस्तानी, ना कोई एक्टर ना एक्टर, सारे ओवर एक्टर मुझे लगते हैं पाकिस्तानी खास तौर पे। अच्छा। मुझे ये बॉलीवुड के थोड़ा सा मतलब है कि इनके जो एक्टिंग होती है फिल्म्स होती हैं, पता चलता है कोई। पाकिस्तानी से मुझे एक अच्छा लगता है वो एंटरटेनमेंट वाला, वो नासिर चन्योटी, बस वो फनी बनाता है, उसकी मुझे थोड़ी एक्टिंग पसंद है। बाकी बिल्कुल कोई भी नहीं, ये ड्रामे वाले ये बिल्कुल कोई भी नहीं, इनमें कोई अच्छा नहीं लगता। और थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर लेंगे बीच में आके ना, ये मुझे नहीं। हालांकि पाकिस्तानी सुना है, काफी ड्रामे हिट हो रहे हैं पाकिस्तानी ना, लेकिन वो थोड़ी सी एक्टिंग सुना है, मैंने देखा नहीं है। मैंने देखा पाकिस्तानी ड्रामे, मुझे पसंद ही शुरू से बॉलीवुड ही पसंद है।
उधर के मतलब अर्जुन कपूर, ये इमरान हाशमी, इनकी मतलब बॉलीवुड के हैं हमारे, इनसे इंस्पायर सलमान खान, ये मतलब फिल्म इनकी बनती है, पता चलता है, मतलब कोई मूवी आप देख रहे हैं बैठ के, शूटिंग हुई होती है, पता चलता है। इधर वो नहीं चीज, इधर नहीं है। अच्छा, बाहर जाने का ऐसे आ जाए ऑफर, फिर क्या करोगे? चले जाओगे? जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है, इसमें चले जाना है, वैसे तो घूमने फिरने का शौक है, चले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी जितने लोग आना चाहते हैं, आहद फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? उनको यही कि सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, आपको मतलब पब्लिक को आपको फेस करना आना चाहिए। और ऊपर से ये ज्यादातर लड़के ना इस फील्ड में ये सोच के आते हैं कि फीमेल्स, कि हम सिंगल हैं उधर जाएंगे शायद हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, फीमेल्स मिल जाएंगे हमें, ये माइंड से अपने निकाल के मतलब अगर करना तो काम सीरियस हो गए। कुछ लोग मतलब नॉन सीरियस हो के आते हैं, वो काम नहीं सही कर सकते, टाइम पास करते हैं, 1 महीना लगाया चले गए। मतलब जिसने काम करना है वो सोच के आता कि मैंने काम करना है। और दूसरी बात ये, अगर इस फील्ड में अगर आप आए हैं तो अपनी स्टडीज आपने साथ कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि इसमें अगर आपको फ्यूचर, जाहिर सी बात है चांस होता है, अगर आपका चांस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका पूरा मतलब फ्यूचर तबाह है आपका। स्टडीज आपके साथ अगर कंटिन्यू होगी, आपको ये है कि आपके पास डिग्री होगी, आप अगर यहाँ से चांस नहीं मिलता आप कहीं और मूव कर सकते हैं, कहीं और मूव आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी आपको जो है ना, अगर शौक है, अगर आप उसमें बिल्कुल क्रेजी हैं, तो फिर तो आप इस काम में आए, फील्ड में बिल्कुल आए, काम करें आप। मतलब फील्ड तो सारी अच्छी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर फील्ड में आपको ये तो हर जगह लोग मिलते हैं आपको इस तरह के। अच्छा जी, हम शहजाद से भी जानते हैं, शहजाद बहुत सारे जो लोग नौजवान हैं हमारे, आप उनकी शायरी से कितने मुतमईन हैं? जो अभी शायरी हो रही है और सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, जो नौजवान आना चाहते हैं शायरी की तरफ, क्योंकि उस्ताद की हमेशा आपको जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी आप फील्ड जी बिल्कुल, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज के जो नौजवान माशाल्लाह शायरी की तरफ आ रहे हैं, तो उनमें से मोस्टली बहुत अच्छा आ जा रहे हैं ना, यानी कि उनका काम जो है वो अप्रिशिएट करने को दिल चाहता है। वैसे उनमें से देखें, कोई भी फील्ड हो, फिर उसमें अच्छे बुरे होते रहते हैं, दोनों पहलू। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ इनको लुत्फानंदोज़ी की हद तक समझते हैं, मैं उनकी हौसला शिकनी नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि अदब को सिर्फ लुत्फानंदोज़ी की हद तक नहीं रखा जाए, बल्कि उसमें ज़ुबानदानी का भी ख्याल किया जाए और कोई ना कोई पैगाम छोड़ कर जाए, कोई नसीहत छोड़ कर जाए, ताकि मुआशरा जो है वो फ़रोग पा सके। अच्छा, ये चीज़ें तो हमारी लाजमी है ना कि इस टाइम हमने वापस अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है? आप क्या समझते हैं, तरबियत और अदब बच्चों में वो किस तरह से वापस लाया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम बच्चों की तरबियत के वक्त ही उनको शुरू से अपनी मिट्टी के साथ जोड़ के रखें, उनको हम नेचर से दूर ना करें, फितरत से जुड़ा रखें। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तैयबा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी सर शहजाद साहब से कहना चाहूँगी, मैं सर की जो गज़ल है चलते हैं वो सुनाइएगा प्लीज, छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलते हैं यही बोला ना आपने? जी जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। चलते हैं, आपको चले याद कर लेते हैं, तब तक हम बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि मतलब हम अपनी वो अकदार जो हमसे रूठ चुकी हैं, हमारा कल्चर, सकाफत, मतलब हमने देखा है कि एकदम ऐसी तब्दीली आती जा रही है, हम मसनूआत की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। हम अपना माजी को भूल कर जो है ना, जिद्दत पसंद हम ज़रूर बने, लेकिन इतना ज़्यादा ना बने कि हमारी अकदार ही जो है वो मसख हो जाए। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी नेचर, फितरत और अपनी मिट्टी को ना भूला जाए। अभी क्या सुना रहे हैं? चलते हैं तो पता नहीं फिर आपको याद आएगी या नहीं आएगी, तो कुछ और सुना दें हमें। चले, मैं एक और गज़ल सुनाता हूँ आपको, बल्कि मिलते हैं सुनाता हूँ, चलते हैं के साथ ही है। चलते हैं फिर मिलते हैं, अभी हम मिलते हैं। हाँ जी। क्या बताऊं वो कैसे मिलते हैं, जैसे मुफलिस को पैसे मिलते हैं। वाह। और जिस तरह से मुझे मिले हैं आप, आने वालों से ऐसे मिलते हैं। वाह वाह। और एक शेर है कि शहर में ऐसे कौन मिलता है, लोग गांव में जैसे मिलते हैं। और कोई झगड़ा नहीं हमारे बीच, जैसे मिलते थे वैसे मिलते हैं। और उनसे मिलकर सबक मिला मुझको, फैज जैसे को तैसे मिलते हैं। क्या बात है। आपके वैसे उस्ताद कौन है शायरी में? जी जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद जो बाकायदा जिनसे मैंने सीखा है, बल्कि 2012 से जब मैंने लिखना सीखा था, तो प्रोफेसर अशरफ मशकूर साहब हैं। वो पेशे के लिहाज से मुअल्लिम ही हैं, तो उन्होंने मेरी रहनुमाई की। और इसके अलावा जो है कोटद्दू में एक बहुत बड़ा नाम है कासिम राज साहब, तो
वो भी, और इनके अलावा आसिफ अवान साहब हैं, यानी इल्म अरूस के हवाले से जो शायरी के लिए लाजमी होता है। तो मैंने इनकी सोहबत में रहकर बहुत कुछ सीखा। वैसे कोशिश यही होती है कि हर सीनियर से, उनकी सोहबत से जो है सीखा जाए। जी जी। तो मैं कहते हैं ना, चाहे ये इल्म हो, चाहे अदब के साथ हैं, चाहे आप सिंगिंग, म्यूजिक में, आर्ट किससे रिलेटेड हैं, आप किसी भी इसमें, आप जितना सीखें उतना कम है। मतलब आप इंसान के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि बस आपने सीखना है, कुछ सीखना है, तो आप जब सीखेंगे, आजिज़ी में रहेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और शायरी का ताल्लुक भी ऑब्जर्वेशन से है। मैं समझता हूँ कि ये एक्टिंग, मॉडलिंग और शायरी करीब करीब ही है। एक शायर भी तो ऑब्जर्व कर रहा होता है, चीजों को देख रहा होता है, फिर वो उनको जो है उसकी कहते हैं शायर जो जितने सेंसिटिव होते हैं उतने ही आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं, और तो उतने ही आप जो उनका कहे ना कि कोई भी बात है वो फौरन से महसूस करते हैं, और उसको जाहिर सी बात है हर किसी का अपना एक अंदाज होता है। जो शायर होते हैं वो अपनी शायरी के जरिए, लफ्जों के जरिए बयान कर देते हैं, कुछ लोग अपनी अदाकारी से जो है वो, कुछ लोग अपनी जो है वो आवाज से, तो ये तमाम चीजें चलती हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आहद, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।